और अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली के नगर निगम के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एमसीडी चुनाव 4 दिसंबर को होंगे, वहीं 7 दिसंबर को मतों की गणना होगी। दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। चुनाव आयुक्त डॉक्टर विजय देव ने कहा कि नोटिफिकेशन 7 नवंबर को जारी होंगे, वहीं नामांकन की अंतिम तारीख 14 नवंबर होगी। और चुनाव आयुक्त ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम में अब 250 वार्ड निर्धारित किए गए हैं, हम उनके चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 250 वार्ड में से 42 को एससी के लिए रिजर्व किया गया है, वहीं महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित हैं। 250 वार्ड दिल्ली में है, जिसमें 42 सीट एससी के लिए और इन 42 में से 21 सीट एससी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक 1,46,73,847 वोटर्स हैं। पिछली बार की तरह ईवीएम से वोटिंग होगी। आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। The model code of conduct will come into force with immediate effect. The issue of notification which calls upon the wards to elect councillors and which also commences the nomination filing will be on Monday 7th November. The last date for filing the nominations is 14th of November, which is also a Monday. Scrutiny of nominations will be on 16th of November, which is Wednesday. The last date for withdrawal of candidatures is 19th of November, that is Saturday. The date of poll, if necessary, as is always mentioned, is 4th of December, which is Sunday. And the counting of votes will be done on 7th of December, which will be Wednesday. And the completion of the entire electoral process will be done by 15th of December, which is Thursday. And like the earlier times, the hours of poll, like the previous time, will be from 8 a.m. to 5:30 p.m. Thank you very much. गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। इसुदान गढ़वी गुजरात में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसुदान गढ़वी के नाम का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता ने अपना सीएम चुन लिया है। केजरीवाल ने कहा कि हमने सीएम पद के लिए सुझाव मांगे थे, हमारे पास 16,48,000 लोगों का जवाब आया था, जिसमें 73% लोगों ने गढ़वी का नाम लिया। आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जनता से पूछा, गुजरात के लोगों से पूछा। अभी शायद 5-7 दिन पहले हम लोगों ने नंबर का ऐलान किया, एक फोन नंबर दिया और एक ईमेल आईडी दिया। हमने कहा आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, आप हमें वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। 4 तरीके से आप हमें मैसेज दे सकते हैं। और जनता ने खूब जम के वोटिंग की है। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए, सारे मिला के सब तरीके से। और उनमें 73% लोगों ने इसुदान गढ़वी जी का नाम थी। मैं ईश्वर से हर हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी का बुरा ना करूं, जितना हो सके मैं भला करने की कोशिश करूं। मुझे जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। बस अब मेरे गुजरातियों के लिए मुझे ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पीड़ा मैं थोड़ी भी कम कर सकूं, उतना मुझे आशीर्वाद दे। और आगे बढ़ते हैं। एक अहम खबर है, अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की शुक्रवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोपाल मंदिर के बाहर कोड़े में भगवानों की मूर्तियां मिलने के विरोध में शिवसेना नेता मंदिर के बाहर धरने पर बैठे थे। इसी दौरान भीड़ में से किसी ने उन्हें गोली मार दी। पुलिस ने हमलावर संदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर अमृतसर का ही रहने वाला है, वो पेशे से दुकानदार है। सुधीर सूरी
सेना हिंदुस्तान के प्रधान रह चुके हैं। पिछले कुछ समय से सुधीर सूरी पर हमला करने की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस ने भी पिछले महीने कुछ गैंगस्टर को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने ही इसका खुलासा किया था। जान का खतरा होने के बाद भी उनकी सुरक्षा में चूक हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक सुधीर सूरी जब पुलिस अधिकारी से बात कर रहे थे तभी किसी ने उन पर फायर कर दिया। उन पर 2 से 3 गोलियां चलाई गई। यहाँ पर कूड़े करकट के अंदर मूर्तियां फेंकी हुई थी मंदिर कमेटी वालों ने। सूरी साहब इतने बैठे हुए, मैं उनके आगे बैठा हुआ और डीएस काफी प्रशासन होता, 3 SHO बाकी पुलिस, डीएसपी आया। डीएसपी ने आके कहता जी गल सुनो, पिछों नाल ही बंदा आया, उन्हें गोलियां मारतियां, गोलियां मार के इस घर च वड़ गया और डिप्टी साहब ने बचा के ले गया पिछले पूरे थानी। कोई आदमी था, एक ही आदमी था, सरदार था, यही उसकी दुकान है। हादसा ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਉਤਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਲੈਂਕ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੱਜੀ, 2 ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ, ਬਸੰਤ ਨਗਰ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ 3:30 ਤੋਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਕਾਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੈਪਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अंतिम चरण के तहत केंद्र की वायु गुणवत्ता समिति द्वारा अनुशंसित प्रतिबंधों को लागू करने का फैसला लिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोधी उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए समिति का गठन किया है। साथ ही दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। निजी कार्यालयों से भी इसका अनुसरण करने की सलाह दी गई है। कल से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। दूर तक विजन क्लियर नहीं है। देखिए, जो फिजिकल मोड ऑफ जो क्लास होता है उससे और ऑनलाइन मोड में तो आसमान धरती का अंतर है। ऑनलाइन मोड में ज़्यादा बच्चा मतलब उतना अच्छा से कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं टीचर सबके साथ जितना फिजिकली कांटेक्ट करवाते हैं, तो बिल्कुल एकदम प्रभाव पड़ेगा। कैसे रोक सकते हैं पॉल्यूशन को, अगर बात करना चाहें आपसे इस बारे में? पॉल्यूशन जैसा मैंने पहले ही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को एकदम पूरा कम यूज कीजिए और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों सब लगाया जाए और इससे ही कम होगा पॉल्यूशन। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और ये बीमार कर देगी आदमी लोग को, तो हमको लगता है आगे जनरेशन को बीमार कर माने शरीर से प्रॉब्लम आएगी आगे। क्या दिक्कत आ रही है आप अपने पर्सनली? मेरे गला खराब हो जा रहा है, बच्चे का भी गला खराब हो जा रहा है। दवाई करते हैं और फिर इसके बाद सवेरे उठते हैं तो बोलने में दिक्कत होती है और यही सब दिक्कतें हैं और क्या। यहाँ लोगों के कंप्लेन है कि आंखों में जलन उनके। हाँ, ये तो हो रही है। हाँ। सवेरे से हम तो ठीक से सूरज की रोशनी देखने कोई पा रहा नहीं, हमको नहीं समझ में आ रहा। पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, आंखों में जलन, उसके बाद में फेस पे पूरा धूल मिट्टी, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है दिल्ली में। इसमें डेवलपमेंट करना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट। पॉल्यूशन मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया, पिछले दिवाली के बाद से और ज़्यादा बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू चंडीगढ़। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और सुबह से मैं यहाँ घूम रहा हूँ तो आंखें एकदम लाल पड़ रही हैं, लगभग जली जा रही हैं। तो यहाँ पे मतलब लगभग गला भी खराब हो चुका है, जैसे आवाज़ से पता चल रहा है। तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण भयावह बना हुआ है, वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के हालात भी बदतर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से नोएडा शहर पर धुंध छाई हुई है, विजुअलिटी भी कम हो गई है। ये हाल पिछले 5-6 दिनों से बना हुआ है। यहाँ का एक्यूआई लगातार 400 के ऊपर बना हुआ
ऐसे में एहतियात के तौर पर आज से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कक्षा 8 तक के स्कूल 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। इनमें कोई भी आउटडोर एक्टिविटी नहीं होगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों को प्रदूषण से बचाया जा सके। वहीं ग्रैब फोर्स सिस्टम भी लागू कर दिया गया है। इसके वजह से दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में BS6 वाहन के अलावा अन्य डीजल वाहन संचालित नहीं होंगे। प्रदूषण के बढ़ते स्तर के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर संकट मंडरा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 नोएडा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली NCR के प्रदूषण पर कहा कि हर साल धान की पराली के बारे में चर्चा होती है और जब सीजन आता है तो सभी चिंता भी जाहिर करते हैं। अब हालात और बदल गए हैं और पराली पर राजनीति ज्यादा होती है। अगर पराली जलाने से नुकसान है तो खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि हाँ नुकसान है। टीवी पर देखो तो जिनका कोई लेना देना नहीं है वो लोग पराली पर चर्चा करते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि धान की फसल हमारी जरूरत है। मशीन का उपयोग होगा तो पुआल होगा और उसका प्रबंधन कैसे होगा ये देखना है। किसानों के कारण दिल्ली का प्रदूषण खराब हो रहा है। अगर ये कोई कहता है तो लगता है कि मुझे ही गाली दे रहा है। और खबर दिन भर में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर भरोसा। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. कश्मीर लद्दाख और हिमाचल में न्यूज 18 का बजा डंका। प्रदेश की जनता ने दिखाया न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर भरोसा। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल बना प्रदेश का नंबर 1 चैनल। आपके प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया। प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश यात्रा में MP कांग्रेस के सुझाव को खारिज कर दिया गया है। इस पर प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस को अजब गजब बताते हुए कहा कि यहां यात्रा कोई निकाल रहा है, प्रभारी कोई है, कांग्रेस में सबकी राजनीति अलग है। विश्वास सारंग ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी क्यों दौड़ रहे हैं। बयान कोई देता है, यात्रा कोई निकाल रहा है, प्रभारी कोई है। राहुल की टीम अलग है, कांग्रेस की टीम अलग है। खड़गे जी अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, कमल जी अपनी नेतागिरी कर रहे हैं और राहुल गांधी हंटर मार रहे हैं अपने आप को। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्यों दौड़ रहे हैं, किसके कारण भग रहे हैं। दौड़ तो वो लगाता है जिसने कुछ गलती की और पीछे जनता भगती है। हंटर तो वो मारता है जो या तो फ्रस्ट्रेशन में है या फिर कुंठा अपने निकाल रहा है या फिर कहीं ना कहीं आत्मग्लानि से ग्रसित है। शिक्षक बहाली को लेकर पटना की सड़क पर फिर आज आंदोलन देखने को मिला। 7वें चरण में बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी त्योहार खत्म होते ही फिर से राजधानी में डेरा जमाने लगे हैं। सरकार से बहाली की मांग पूरी होने तक आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थी मांगे पूरी होने तक आंदोलन पर डटे रहने की बात फिर से दोहरा रहे हैं।
दिवाली और छठ खत्म होते ही एक बार फिर से राज्य भर के शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनीबाग पहुंच गए हैं डेरा जमाने के लिए और देख सकते हैं कि पंडाल लगाकर सभी अभ्यर्थी अभी से आंदोलन शुरू कर दिए हैं। चेतावनी भी दे रहे हैं कि जब तक सरकार 7वें फेज का विज्ञापन जारी नहीं करेगी तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। तो ये देखिए हर हाथ में बैनर है, यानी सीटेट बीटेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं जो पिछले 3 साल से लगातार बहाली की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन रोज जो है तारीख पर सरकार दे रही है और 7वें फेज का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। सर, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को एक चेतावनी देना चाहती हूँ कि ये जो गर्दनीबाग है ना, ये हम 7th फेज के अभ्यर्थियों की रणभूमि है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि हो गया आगाज रण का, युद्ध अभी जारी है। इस बार माँ बाप के सपनों को पूरा करने की 100% तैयारी है और इस बार आपके आश्वासन से हम लोग उठकर जाने वाले नहीं है। कई सारे अभ्यर्थियों की शादी नहीं हो रही है और जिनकी शादी हो चुकी है उनकी शादियां टूटने के कगार पे है, क्योंकि अब हम लोग अगर डेली यहाँ प्रोटेस्ट में आएंगे, हम लोगों को भी तो सर बहुत कुछ सुनना पड़ता है। आखिर हम लोग इंसान नहीं है क्या? बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं, 2-2 घर की इज्जत आज रोड पे है। आप किस सेंस में आप ये स्लोगन दिए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये कि अब आश्वासन नहीं चाहिए आप लोग? सर, आश्वासन नहीं, विज्ञप्ति चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षक समाज का आईना होता है और ये आईना आप देख सकते हैं कि गर्दनीबाग पर सड़क पर है, कहीं ये रोड से बोर्ड पर जाता है, ये समाज में एक तस्वीर अलग होती है। जवाब मिल रहा है? आप सचिवालय चक्कर लगाते हैं, शिक्षा मंत्री सचिव से मिलते हैं, क्या जवाब मिलता है? जवाब यही मिलता है कि बाबू आप लोगों का काम हो रहा है, प्रोसेस में है लगातार 3 साल से। अब बताइए कि हम लोगों का काम रुका क्या है, ये कोई नहीं बतलाता है, कोई नहीं दिखाता है कि आप लोग कब तक शिक्षक बनिएगा और कब तक स्कूल में जाइएगा। छेका कब हुआ था? ये छेका पिछले साल हुआ था और अभी स्थिति क्या है, बोल रहे हैं लोग कि सीटेट बीटेट तो पास बहुत सारे घूम रहे हैं, नया सीटेट आ रहा है और भी बहुत लोग हो जाएंगे। मतलब छेका के बाद भी लड़की वाले तैयार नहीं हो रहे? नहीं, बिल्कुल बोल रहे हैं कि क्या फायदा है, क्या खिलाएगा? अगर शादी करके दे देते हैं, घर में आप ले जाएंगे तो कैसे खर्चा कीजिएगा? आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कल हुए अपने ऊपर जानलेवा हमले के बाद शौकत खानम अस्पताल से खिताब किया। इस दौरान इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल ने उनके कत्ल की साजिश रची थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इमरान खान इस वक्त शौकत खानम अस्पताल में जेर इलाज है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है और इमरान खान ने अस्पताल से ही अपना खिताब किया है। और ये वो तस्वीरें हैं, जैसा बताया जा रहा था कि उनके पाँव में गोलियां लगी हैं और एक रोज़ कबल भी डॉक्टर ने जब ब्रीफिंग की थी तो बताया था कि इमरान खान ख़तरे से बाहर ज़रूर है, लेकिन उनके पैर में गोलियां लगी हैं और गोलियों की जो ज़र्रात हैं वो उनके पैरों में अब भी फंसे हैं। तो इस वक्त ताज़ा सूरत हाल जो भी है, लेकिन यह ज़रूर है कि इमरान ख़तरे से बाहर है। और इमरान खान पर जिस तरह से कल हमला हुआ था उसके बाद काफ़ी अलग सा माहौल बन गया था और कई शहरों में लगातार इस हमले के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी हो रहे हैं। और अब ये खबर आ रही है कि इमरान खान ने खिताब किया है और अपने खिताब में उन्होंने सीधे तौर पर अपने ऊपर हुए कातिलाना हमले के लिए मुल्क के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्हें और ज़िम्मेदार माना है साफ तौर से कि उनका कहना है कि इन्होंने ये एक साजिश रची थी। और न सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ जो मौजूदा पीएम है, उनके अलावा उन्होंने गृह मंत्री यानी वज़ीर दाखिला जो है पाकिस्तान के राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल, इन 3 लोगों का उन्होंने नाम लिया। इस नाम लेते हुए कहा है कि मुझ पर दरअसल हमले की साजिश रची गई और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि ये साजिश, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये साजिश पाकिस्तान के जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और गृह मंत्री राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल, इन 3 लोगों का उन्होंने नाम लेते हुए कहा है कि इन तीनों ने मेरे खिलाफ मेरे कत्ल की साजिश रची थी। तो ये पहला खिताब है इमरान खान का। हालांकि कल जब उन्हें गोली लगी उसके बाद जब उन्हें एक सेफ तरीके से उन्हें जब शिफ्ट किया जा रहा था अस्पताल, उस दरमियान उन्होंने थोड़ी सी देर के लिए अपना हाथ हिलाते हुए लोगों से ये कहा था कि मुझे अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है, ये इमरान खान ने कल कहा था। उसके बाद अब ये खबर है कि इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल से खिताब किया है और अपने खिताब में उन्होंने अपने ऊपर हुए इस कातिलाना हमले की
जिम्मेदारी का इल्जाम। सीधे तौर पर उन्होंने जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनका लिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान के गृह मंत्री यानी जो होम मिनिस्टर हैं राणा सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैसल, इन तीनों ने हमारे कत्ल की साजिश रची थी। ये प्लान पूरा हम अब अनकवर करेंगे और मैं आपको बताऊं इसके साथ और लोग मुलव्वस हैं और ये प्लान अब करीब पहले का बना हुआ है और वो जो असल लोग हैं जिन्होंने वहां से गोलियां चलाई थी, जिन्होंने असल में इसका फिर भी मैं बच जाता, उन्होंने मारना था और ये आदमी और हमें नुकसान पहुंचाता। 2 हीरो ना निकल आते, एक शहीद मौजम, मैं उसको आज सलाम पेश करता हूं, 2 बच्चों के साथ गया हुआ, वो मेरी इब्तिसाम, जिस तरह उसने पकड़ा और जिस तरह उसकी अगर दिलेरी ना होती तो इसने तो और इसने बस मार देता तो और तबाही कर सकता था। 11 लोगों को गोलियां लगी और एक हमारा मौजम शहीद हुआ। अब हमने FIR रजिस्टर करने की कोशिश की है, सब डरते हैं क्योंकि कई इदारे ये कानून से ऊपर है कि फौज में ऐसे लोग बैठे हैं जो हमें भेड़ बकरियों की तरह समझ रहे हैं, मार धाड़ करके डरा धमका के अगर समझ रहे हैं कि इस तरह फौज का वकार ऊपर चला जाए तो नफरतें बढ़ रही हैं। शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जाम है, कैसे तफ्तीश होगी? जब तक ये 3 लोग रिजाइन नहीं करते तफ्तीश होगी कैसे? ये जो समझते हैं कि हम इंसान ही नहीं हैं, भेड़ों को कभी इधर मोड़ दो कभी उधर मोड़ दो, आज वो चोर हैं कल वो NRO मिल गए तो अच्छे हो गए हैं, आज फिर आप उनको चोर बना देंगे, कल फिर हम इंसान हैं, इंसानों को जानवरों की तरह ना ट्रीट करें। तो आपने सुना कि इमरान खान ने अपने खिताब में किन लोगों का नाम लिया है और साथ ही जो इस हमले में जिसकी मौत हुई है उन्हें भी इमरान खान ने याद किया और जिन्होंने उस हमलावर को पकड़ा था उसका भी उन्होंने नाम लिया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र वागू, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, हम आपके पास आना चाहते हैं। इमरान खान का ये पहला खिताब है, बाज़ाब्ता ये पहला खिताब है पर कातलाना हमले के बाद। जी बिल्कुल, आपको बता दें विशाल कि ये हॉस्पिटल के अंदर से इमरान खान का भी एड्रेस चल रहा है। 1 घंटे से ऊपर का वक्त लगभग बीतने वाला है और वो लगातार अपना स्टेटमेंट उनका जारी है। शुरुआत में ये दिखाया गया कि किस तरह से इमरान खान को कल गोली लगी थी और कहाँ उनको चोटें पहुंची है, लेकिन इसी बीच जो गंभीर आरोप इमरान खान ने लगाए हैं, उन्होंने हालांकि कल भी उनकी तरफ से उनके PTI लीडर्स ने ये आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले के पीछे 3 लोगों को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के इंटीरियर जी, पाकिस्तान ISI ऑफिसर मेजर जनरल फैजल का नाम लिया है, जो कल भी लिया था, आज उन्होंने अपने एड्रेस में इसका नाम लिया है। लेकिन सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि उन पर ये हमला जो है ये प्लान तरीके से कराया गया था। उन्होंने यहाँ तक दावा किया है कि उनको इस बात की जानकारी थी, इस बात का उनको खदशा था कि उन पर इस तरह का हमला हो सकता है कभी भी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जो हमने कल अपने न्यूज 18 पर हमने जो जानकारी दी थी कि इस हमले के पीछे 1 से ज्यादा हमलावर हो सकते हैं, इमरान खान ने भी ये बात अपने स्टेटमेंट में कही है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ से 2 तरफ से गोलियां उन पर चलाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि 2 आदमी थे और जब वो गिर रहे थे उस वक्त भी उनके ऊपर से जा रही थी और जो सामने वाला हमलावर था उसे लगा कि इमरान खान की मौत हो चुकी है, जिसके बाद वो वहां से भाग गया। लेकिन ये तमाम क्लेम्स हैं, इस पे अभी ऑफिशियल वर्जन सरकार की तरफ से नहीं आया, पाकिस्तान सरकार की तरफ से। हालांकि आपको याद दिला दें कि इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है आज सुबह ही और इस पर जांच भी की जा रही है और लॉ एंड ऑर्डर को वापस से बहाल करने के लिए कदम उठाया गया है पाकिस्तान सरकार द्वारा। लेकिन इस तमाम एड्रेस के पीछे एक मैसेज ये भी है कि इमरान खान अपने आप को एक मजबूत लीडर के तौर पर फिर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं पाकिस्तान में। पब्लिक सिंपैथी की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर हॉस्पिटल के कमरे से जहां एक तरफ उनके पैर पे प्लास्टर दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं सिंपैथी गेन करने का भी एक बहुत बढ़िया जरिए। जी हमसे कुछ देर पहले उन्होंने एक अहम बात और भी कही है
कि पाकिस्तान के सामने अब दो ही ऑप्शंस हैं, दो ही रास्ते बचे हैं, या तो पुरअमन इनकलाब हो या फिर खून इनकलाब हो। यानी कि वो अब खून खराबे की भी बात कर रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले भी उन्होंने इस तरह का एक ट्वीट भी किया था। तो जाहिर तौर पर ये बार बार की लड़ाई है इमरान खान के लिए। लगातार वो दबाव बना रहे हैं पाकिस्तान सरकार को लेकर, और जो शहबाज शरीफ की सरकार पर वो दबाव बना रहे हैं, और अपने हमले का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदा भी इमरान खान लेना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया का तमाम जानकारी के लिए। तो शैलेंद्र वांगू हमें ये जानकारी दे रहे थे, हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो। तो ये है वो खिताब जिसमें इमरान खान ने अस्पताल में रहते हुए जो खिताब किया है, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के जो मौजूदा जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनका नाम लिया है, गृह मंत्री का नाम लिया है, और मेजर जनरल एक है फैसल, उनका नाम लिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दबाव है और ये जो उनकी अपील है, इसका क्या असर होगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ। 6 states, 1,200 plus reporters, 60